हे एवरीवन, दिस इज गीतांजलि। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 8 जो कि डील करता है स्पेशल एक्सेप्शन से, साथ ही सेक्शन 9 जो कि डील करता है कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम से। अब आते हैं हम सेक्शन 8 पे। देखिए यहाँ इन्होंने सेक्शन 8 में दो बातें कही हैं। पहली बात ये कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 प्रीएम्पशन के राइट पर अप्लाई नहीं होते। कहने का मतलब क्या है कि सेक्शन 6 और 7 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन को कोई सूट या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है और जब उसे ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन या सूट फाइल करना था तब उसे कोई डिसेबिलिटी थी जिस वजह से वो फाइल नहीं कर पाया, तो जब उसकी ये डिसेबिलिटी सीज होगी उसे उतना ही टाइम पीरियड और मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ ये सेक्शन 8 में कहते हैं कि जो सेक्शन 6 और 7 के प्रोविजंस थे वो प्रीएम्पशन पे नहीं लगते। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ प्रीएम्पशन के सूट को फाइल करने के लिए। अब प्रीएम्पशन के सूट के लिए जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो होता है 1 साल। अब मान लीजिए ये एक बच्चा है 12 साल का जिसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ प्रीएम्पशन के सूट को फाइल करने का। अब ये प्रीएम्पशन का सूट फाइल करने के लिए तब फाइल करेगा जब इसकी ये डिसेबिलिटी सीज होगी। बट यहाँ ये सेक्शन 8 में रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए कहते हैं कि सेक्शन 6 और 7 में जो प्रोविजंस हैं वो प्रीएम्पशन पे तो अप्लाई नहीं होते। मतलब अगर ये प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं होंगे तो इस माइनर को ये सूट इसी टाइम फाइल करना होगा। इसी टाइम मतलब जब इसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तभी फाइल करना होगा, क्योंकि ये उस टाइम डिसेबल है। डिसेबल मतलब क्योंकि ये उस टाइम माइनर है तो ये सूट फाइल नहीं कर सकता। तो क्योंकि इसे सेक्शन 6 और 7 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा तो ये सूट फाइल करेगा अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू उसी 1 साल में जब इसका ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। वहीं सेक्शन 8 में दूसरी बात जो ये कहते हैं वो ये कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा उस डिसेबिलिटी के सीज होने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हो सकता है। 3 साल से ज़्यादा वो टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। देखिए अब यहाँ सेक्शन 8 के इस 3 साल वाले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एक केस था दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में था क्या कि एक प्लेंटिफ है जिसे सूट फाइल करना है, मान लीजिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसके पास जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो है 12 ईयर्स का। बट जब उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो ये पर्सन 2 ईयर्स का है, यानी कि ये माइनर है, डिसेबल है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। और ये 2 साल का है, मतलब जो इसकी ये डिसेबिलिटी है वो सीज होगी 16 साल के बाद। मान लीजिए ये था प्रेस्क्राइब पीरियड ओवर होने के बाद यहाँ ये मेजर होता है। तो सेक्शन 6 कहता है कि जब ये मेजर होगा तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग इसे मिलेंगे 12 साल। बट यहाँ सेक्शन 8 इसके ऊपर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सेक्शन 8 कहता है कि इस सिचुएशन में इस पर्सन को जो कि प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद मेजर हुआ है इसे मिलेंगे 3 साल अपनी उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। अब देखिए यहाँ सेक्शन 8 के इस सेकेंड पार्ट में 3 सिचुएशंस हैं जो समझनी ज़रूरी हैं इस केस लॉ के अलावा। अब ये 3 सिचुएशन क्या हैं उन्हें हम समझते हैं। अब यहाँ सेक्शन 8 में कौन सी वो 3 सिचुएशंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ किसी पर्सन का सूट या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने का। मान लीजिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी थी तो टोटल टाइम इस पर्सन के पास था 12 ईयर्स। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया बट ये पर्सन डिसेबल था, मान लेते हैं कि माइनर था, डिसेबल था, जिस कारण ये सूट फाइल एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया। ये था इसका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से पहले इसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई, मतलब अब ये अपना वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बट जिस टाइम इसकी ये डिसेबिलिटी सीज हुई इसके पास जो टाइम पीरियड बचा था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ईयर्स था, यानी या तो 3 साल बचे थे इसके पास या 3 साल से ज़्यादा बचे थे। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जितना टाइम बचा था वो इसे मिलना चाहिए था। बट सेक्शन 8 कहता है कि अगर इसका ज़्यादा टाइम भी बचा हुआ है तो भी इसे सिर्फ 3 साल ही मिलेंगे। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन पे। सेकंड सिचुएशन क्या है कि एक पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ किसी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने का। अब यहाँ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड था, उससे पहले ही इस पर्सन की डिसेबिलिटी सीज हो गई। बट जब इसकी डिसेबिलिटी सीज हुई उस टाइम इसके पास 3 साल से कम टाइम बचा था। मान लेते हैं कि 2 साल बचे थे कि 2 साल में आप आपकी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल कर दो। तो यहाँ ये सेक्शन 8 कहता है कि भले ही अगर उसके 3 साल से कम टाइम बचा था तो भी उसे जो टाइम मिलेगा वो होगा 3 ईयर्स का। अब आते हैं इसकी थर्ड सिचुएशन पे।
थर्ड सिचुएशन क्या है कि एक पर्सन का कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ किसी सूट या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने का, और ये था इसका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद इसकी डिसेबिलिटी सीज होती है। यहाँ इसकी डिसेबिलिटी सीज हो रही थी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से पहले, तो अगर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद इसकी डिसेबिलिटी सीज होती है तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जितना इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन पहले था उतना उसको और मिलना चाहिए। बट सेक्शन 8 एक्सेप्शन है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की, तो यहाँ जब इसकी डिसेबिलिटी सीज हुई तो इसे मिलेंगे सिर्फ 3 साल अपनी उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन या सूट को फाइल करने के लिए। अब आप देखें तो हमने जो भी एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिया 12 ईयर्स, या वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिया जो कि 3 साल था या 3 साल से ज़्यादा था। अब मान लीजिए किसी पर्सन का कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ किसी सूट या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने का, और इसका जो ये पीरियड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ये मान लीजिए 2 साल का है। अब ये तो 2 साल का है, बट ये पर्सन जो है सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ये डिसेबल्ड है। अब इसकी डिसेबिलिटी सीज होती है मान लीजिए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद यहाँ पे, तो क्या जो इसका पहले का 2 साल का प्रेस्क्राइब्ड पीरियड था, अब डिसेबिलिटी सीज होने के बाद इसे 3 साल मिलेंगे? तो वो कहते हैं नहीं, अगर 2 साल से कम का प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है तो 2 साल ही मिलेंगे, बट अगर 3 साल से ज़्यादा का प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है और ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो 3 साल मिलेंगे। बट अगर कम टाइम 3 साल से कम टाइम बचा हुआ है और पूरा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड 3 साल से ज़्यादा था तो टोटल 3 साल मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए अब यहाँ सेक्शन 8 पूरा डिस्कस करने के बाद हमें ये बात क्लियर हो गई कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में बोला गया था कि जब डिसेबिलिटी सीज होगी तो उतना पीरियड ऑफ लिमिटेशन और मिल जाएगा। वहीं सेक्शन 8 कहता है कि हम उतना पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको नहीं देंगे। अगर आपका 3 साल से कम बचा हुआ है तो 3 साल ले लो, अगर आपका 3 साल से ज़्यादा बचा हुआ है तो भी आपको 3 साल ही मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 9 पे, जो कि डील करता है कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। देखिए यहाँ ये सेक्शन 9 में कहते हैं कि अगर किसी पर्सन का जो लिमिटेशन पीरियड है अगर वो रन करना स्टार्ट कर दे तो वो ना तो किसी डिसेबिलिटी से रुकेगा और ना ही किसी इनएबिलिटी से रुकेगा। कैसे, इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी पर्सन का कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ किसी सूट या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने का। जब इसका कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ ये फिट है, बिल्कुल फिट है, ना तो इसको कोई डिसेबिलिटी है ना इसको कोई इनएबिलिटी है। जब ये फिट है तो इसका जो टाइम पीरियड है प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो इसका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रन होना तो स्टार्ट हो गया, इसने ना सूट फाइल किया ना एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करी, और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से पहले इसको कोई या तो डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर कोई इनएबिलिटी हो जाती है। मान के चलते हैं इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या इसके इस एक्सीडेंट से ये टाइम पीरियड जो रन कर रहा था वो रुक जाएगा? तो यहाँ ये सेक्शन 9 में इसी बात को क्लियर करते हैं कि एक बार टाइम पीरियड रन करने के बाद चाहे कोई डिसेबिलिटी आ जाए या इनएबिलिटी आ जाए ये टाइम पीरियड नहीं रुकेगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 9 के प्रोवाइजो पे। देखिए यहाँ सेक्शन 9 में हमने बात की है कि एक बार अगर ये टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट हुआ तो ना तो ये किसी डिसेबिलिटी से रुकेगा और ना ही किसी इनएबिलिटी से रुकेगा। वहीं प्रोवाइजो में ये बात करते हैं कि अगर किसी क्रेडिटर ने सूट फाइल किया डेटर के ऊपर, उससे मनी क्लेम था, उसका मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसे दिए हुए थे, अब उससे उन पैसों को क्लेम करने के लिए वो सूट फाइल करता है। अब ये पर्सन जो सूट फाइल कर रहा है ये क्रेडिटर है क्योंकि इसने पहले पैसे दिए थे, और डेटर वो है जिसे वो पैसे उस क्रेडिटर को वापस करने हैं। अब क्या हुआ, इस क्रेडिटर को सूट फाइल करना था उस डेटर के अगेंस्ट, इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था वो रन करना स्टार्ट हुआ, बट अब इस क्रेडिटर ने क्या किया, सूट फाइल नहीं किया। और आपको पता है कि जब इस पर्सन का कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था तो इस क्रेडिटर को ना तो कोई डिसेबिलिटी थी और ना ही कोई इनएबिलिटी थी, मतलब इसका टाइम पीरियड रन कर रहा था, इसे फाइल करना चाहिए था विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड, बट ये फाइल करता उससे पहले इसकी डेथ हो गई। अब जब इस तरह का क्लेम होता है ना, मनी क्लेम होता है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि इस पर्सन का जिन और लोगों से लेन देन है उन सबको मैनेज करता है कि इसको कितने लोगों का देना है और कितने लोगों को इसका देना है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा उसके पास भी वो बचा हुआ ही टाइम पीरियड है जिसके अंदर ये सूट फाइल कर सकता है। अब यहाँ ये प्रोवाइजो में ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ एक क्रेडिटर का डेटर के अगेंस्ट सूट फाइल करने का।
ठीक है। अब ये इसका टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आकर ये क्रेडिटर मर जाता है। अब यहाँ जब ये मर गया तो अब भाई इसके पास इतना बचा हुआ टाइम है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ तो ये पैसा डूब जाएगा। अब क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये वही डेटर है, यानी कि उस डेटर को ही एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया। अब क्योंकि इस क्रेडिटर का इस डेटर से भी लेन देन था, ये डेटर क्या करता है, और लोगों से जो लेन देन है वो तो करता है और इस टाइम पीरियड को यानी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को पास कर देता है। और जब ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड निकल जाता है तो इस क्रेडिटर्स के एलआर आते हैं और कहते हैं कि इस क्रेडिटर का तो इस डेटर के अगेंस्ट भी क्लेम था, इसने वो अपना वाला क्लेम तो चुकाया नहीं, दूसरे लोगों से लेन देन करने में इतना टाइम इसने वेस्ट कर दिया ताकि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड निकल जाए, और जब प्रेस्क्राइब्ड पीरियड निकल जाएगा तो मेरा क्लेम तो फिर ये कर ही नहीं सकते। उसी चीज़ को ये सेव करने के लिए कहते हैं कि जब कभी भी कोई भी क्रेडिटर मर जाता है अपने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से पहले और उसने सूट भी फाइल नहीं किया, और जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है अगर वो डेटर को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया है तो फिर ये रूल जो टाइम रन करने वाला रूल है ये इस डेटर पे अप्लाई नहीं होता। अगर ये टाइम निकाल भी देगा तो भी इसके पास इतना लिमिटेशन पीरियड एलआर के पास अभी भी है कि वो इस एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट सूट फाइल करके अपने उस क्रेडिटर के क्लेम को रिकवर कर सके। अब इसे हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट से। देखिए ये क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, मतलब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो दिया गया वो डेटर को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट टू रिकवर द डेट shall be suspended while the administrator continues। तो वो कहते हैं कि जब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर बना रहेगा इस क्रेडिटर का तब तक के लिए ये सारा टाइम सस्पेंड हो जाएगा, और जब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म होगी तब इसका ये टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट करेगा, और तब इस क्रेडिटर के एलआर इस डेटर के ऊपर उन मनी को रिकवर करने का सूट फाइल कर सकते हैं। मतलब इस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर अगर डेटर को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया है तो उस पर सेक्शन 9 का बार अप्लाई नहीं होता। आई होप आपको ये सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।